हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑफ यू। मैं डॉक्टर एस.के. रमन आपका स्वागत करता हूं राठौड़ IAS अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है रोल ऑफ नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग एंड DNA बारकोड इन फॉरेंसिक साइंस एंड इट्स लिमिटेशन। फ्रेंड्स, आमतौर पर आपने सुना होगा या देखा होगा, जब भी कोई क्राइम हो जाता है, कोई अपराध होता है, तो उसकी एक प्रोसेस होती है, उसका एक इन्वेस्टिगेशन होता है। अपराधी को पकड़ करके अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जाता है, फिर एक कानूनी प्रोसेस चलती है, इन्वेस्टिगेशन चलती है, और इन्वेस्टिगेशन में मिले सबूतों के आधार पर जो जज है या कोर्ट है वो अपना जजमेंट देती हैं, और अपराधी को जो है पनिशमेंट तक पहुंचाने में और अपराध के सभी तथ्यों को पूर्ण रूप से कोर्ट के सामने तक लाने में जो इन्वेस्टिगेशन है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस इन्वेस्टिगेशन में आपने एक बहुत बार सुना होगा जो कि एक्सपर्ट ओपिनियन के रूप में जो नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग या DNA बारकोड का प्रयोग किया जाता है। ये किस प्रकार से किसी भी अपराधी की पहचान करने में हेल्प करते हैं और किस प्रकार से दे हेल्प इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी कि कोर्ट को कानूनी प्रक्रिया में एक अपराधी को उसकी सजा दिलाने में किस प्रकार से हेल्प करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले फोरेंसिक साइंस क्या है। फोरेंसिक साइंस आप सबने सुना होगा या उसके बारे में जाना होगा कि फोरेंसिक साइंस की एक वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कि साइंटिफिक टेक्निक्स का प्रयोग करते हुए क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन में और क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। इसमें हम बहुत सी साइंटिफिक जो वैज्ञानिक विधियां हैं उनका प्रयोग करते हैं, और वो विधियां कौन कौन सी हैं। सबसे अधिक आपने सुना होगा DNA फिंगरप्रिंटिंग, नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी टेस्ट, DNA बारकोड आदि। इन सभी टेक्निक्स के द्वारा जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इनको पुलिस की जो वेरिफिकेशन या इन्वेस्टिगेशन है क्राइम्स की, उसमें ये हेल्प करती हैं, और पुलिस इनको एक एविडेंस के रूप में, एक एक्सपर्ट ओपिनियन के रूप में कोर्ट में पेश करते हैं, और उसके बाद जो कानूनी प्रोसीडिंग है, कानूनी प्रक्रिया है, उसमें वे एविडेंस के रूप में कोर्ट की हेल्प करते हैं और जज को अपना फैसला सुनाने में मदद करते हैं। अब देखिए, इनमें सबसे पहले नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट क्या है? नार्को टेस्ट जो है वो इस आधार पर यानी कि सिद्धांत पर काम करता है कि व्यक्ति जब नियर अबाउट टू अनकॉन्शियस सिचुएशन, जब लगभग वो अपनी अचेतन अवस्था में होता है, तो उसका जो विरोध करने की जो क्षमता है प्राकृतिक रूप से वो समाप्त हो जाती है, और उससे जो कुछ भी ये पूछा जाएगा, जो कुछ भी उससे प्रश्न पूछा जाएगा, उसका वो सही जवाब देगा, और इस प्रकार से उसकी सत्यता तक पहुंचने में हमारी जो इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी। तो इसकी प्रोसेस क्या होती है नार्को टेस्ट की? नार्को टेस्ट में बहुत से साइको एक्टिव ड्रग्स यानी कि साइको एक्टिव ड्रग्स जो हमारे एक मनोवैज्ञानिक तंत्र को, एक साइको सिस्टम को प्रोएक्टिव कर देते हैं, यानी कि और अधिक बढ़ा देते हैं, ऐसी कुछ ड्रग्स का यूज किया जाता है। और वो ड्रग्स कौन कौन सी हैं? एथेनॉल, स्कोपोलामाइन, सोडियम पेंटाथॉल एंड सोडियम इमाइलेट। इंडिया में, भारत के संदर्भ में केवल सोडियम पेंटाथॉल और सोडियम इमाइलेट का प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल और स्कोपोलामाइन का प्रयोग नहीं किया जाता। इन ड्रग्स को यानी कि मिक्सचर को सम्मिलित रूप से ट्रूथ सीरम कहा जाता है। इस ट्रूथ सीरम के प्रभाव से या इन साइकोएक्टिव ड्रग्स के प्रभाव से व्यक्ति का जो एक नियर अबाउट जब वो अनकॉन्शियस स्टेज में पहुंच जाता है, अचेतन अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसका विरोध करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, और उसे जो कुछ भी प्रश्न सवाल जवाब पूछे जाएंगे उनका वो सही जवाब देगा, ऐसा माना जाता है। और इसे अपराध की जो सत्यता तक पहुंचने में, क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन करने में ये हेल्प करेगा, ऐसा इसको माना जाता है। लेकिन ये जो टेस्ट है ये डिस्प्यूटेड है, अभी इसको 100% पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। इसका डिस्प्यूट या इसमें इसलिए विवाद माना जाता है कि ये वायलेट्स नेचुरल जस्टिस, ये हमारे प्राकृतिक न्याय की अवधारणा के विरुद्ध है, और इसको केवल व्यक्ति की कंसेंट के माध्यम से, उसकी सहमति के बाद ही इसमें इसको प्रयोग किया जा सकता है। इसके बिना यानी कि उसकी सहमति के बिना नार्को टेस्ट को प्रयोग नहीं किया जा सकता। दूसरा जो है ब्रेन मैपिंग। फोरेंसिक साइंस में जो दूसरी टेक्निक है ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग में क्या होता है? ब्रेन मैपिंग में देखिए, ब्रेन मैपिंग यानी कि ब्रेन का एक इमेज लेना, उसका मैप लेना।
इमेजिंग ऑफ एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन बाय न्यूरोसाइंस टेक्निक्स। जब हम न्यूरोसाइंस टेक्निक का प्रयोग करते हुए अपने ब्रेन का, उसकी एनाटॉमी यानी कि उसकी जो एक स्ट्रक्चर है उसका विश्लेषण करते हैं, वो कैसे फंक्शनिंग करता है, जब उसका हम विश्लेषण करते हैं, उस विश्लेषण के द्वारा उसमें जो एक सूचनाओं का एक तंत्र, एक सिस्टम, एक डाटा प्रोसेसिंग ये उभर करके जो सामने आता है, उस मैप के द्वारा वो व्यक्ति के बिहेवियर को भी डिनोट करता है। यानी कि इस मैप के द्वारा व्यक्ति के बिहेवियर को कोरिलेट किया जाता है कि इस मैप के द्वारा हमें जो सूचनाएं मिलती हैं, उन सूचनाओं को संशोधित करके, उन सूचनाओं की प्रोसेसिंग करके, डाटा प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के द्वारा हम व्यक्ति के बिहेवियर को जान सकते हैं और इस ब्रेन मैपिंग के द्वारा व्यक्ति के बिहेवियर को समझने में मदद मिलती है। इस टेक्निक क्या होगी, प्रोसेस क्या होगी ब्रेन मैपिंग की? इस टेक्निक में एक डिवाइस जिसको कि हम इलेक्ट्रोकैप बोलते हैं, ये इलेक्ट्रोकैप है, इसको व्यक्ति के सिर पर पहना दिया जाता है। व्यक्ति के सिर पर पहनाने के बाद उसे सवाल जवाब प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रश्न को पूछने के बाद उसके मस्तिष्क में, उसके ब्रेन में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में चेंजेस आता है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में चेंजेस के आधार पर, उस डाटा प्रोसेसिंग के आधार पर जो इमेज या जो ब्रेन मैप उभर करके सामने आता है, हम उसकी सूचनाओं का प्रोसेसिंग करके एनालिसिस करते हैं और उसे व्यक्ति के बिहेवियर को जानने में मदद मिलती है। इस मदद के द्वारा हम अपराध की सत्यता तक, क्रिमिनल की पहचान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस टेस्ट को केवल एक डायरेक्टरी, यानी कि इसमें केवल एक दिशा देता है अपराध के इन्वेस्टिगेशन में, क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में, ये केवल एक डायरेक्शन देता है, इसको एविडेंस के तौर पर प्रयोग नहीं किया जाता। अब इस घटना में होता क्या है ब्रेन मैपिंग में? ब्रेन मैपिंग में हम व्यक्ति की जब ब्रेन मैपिंग करते हैं तो उसके सामने उस घटनाओं से जुड़े हुए कुछ सवाल जवाब, कुछ प्रश्न पूछते हैं या उन घटनाओं से जुड़े हुए चित्र उसे दिखाए जाते हैं। इन घटनाओं से जुड़े हुए चित्रों को देखकर या उन घटनाओं से जुड़े हुए सवाल जवाब को सुनकर के व्यक्ति के दिमाग में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में परिवर्तन आता है उसका एक रिकॉर्ड, एक इमेज, एक मैप के रूप में रखी जाती है और उसका सूचनाओं का प्रोसेस करके, उसकी डाटा ऑफ इंफॉर्मेशन का प्रोसेस करके जो भी जानकारी हमें मिलेगी उसे व्यक्ति के बिहेवियर को जानने में मदद मिलेगी। तो इस प्रकार ब्रेन मैपिंग के बाद नेक्स्ट है हमारा जो टूल, वो है डीएनए बारकोड। डीएनए बारकोड जो है इसमें सबसे अधिक नवीनतम तकनीक है, सबसे लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। इस डीएनए बारकोड में होता क्या है, देखिए, जब कोई भी क्राइम हो जाता है, क्राइम होने के बाद वहां पर पुलिस ने जो भी कुछ एविडेंस, कुछ छोटी छोटी वस्तुएं वहां मिलती हैं, उसको कलेक्ट करके फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा जाता है। ये छोटी छोटी वस्तुएं क्या हो सकती हैं, वो डीएनए सैंपल हमें कहां कहां से मिल सकते हैं? ये डीएनए सैंपल हमें मिलेंगे व्यक्ति के ब्लड से, उसके हेयर से, स्किन के टुकड़ों से, एमनियोटिक फ्लूइड से। एमनियोटिक फ्लूइड मतलब जैसे कि हमारे रक्त को छोड़ करके जो भी हमारे शारीरिक द्रव्य हैं, जैसे पसीना, मूत्र या एटसेट्रा, शरीर से मिलने वाले जो भी हमें सीरम एमनियोटिक फ्लूइड के रूप में प्राप्त होगी, उसकी सहायता से व्यक्ति का डीएनए टेस्ट किया जाता है, डीएनए उसका एनालिसिस किया जाता है। हम सब जानते हैं कि डीएनए जो एनालिसिस है वो एक डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का या प्रोटीन्स का, एक क्रोमोसोम्स का एक संरचना होती है और इस संरचना की एनालिसिस के द्वारा, उसके अध्ययन के द्वारा व्यक्ति की 100% तक सही पहचान की जा सकती है। वो 100% सही पहचान क्यों की जा सकती है? क्योंकि डीएनए में जो एक नाइट्रोजन एल्केली यानी कि नाइट्रोजन अक्षारकों का एक पैटर्न होता है, तो नाइट्रोजन अक्षारकों का जो पैटर्न होता है, नाइट्रोजन एल्केली का जो पैटर्न होता है, वो जो ऑर्डर होता है, पैटर्न होता है, वो सब में डिफरेंट होता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वो अलग अलग होते हैं और इस पैटर्न के डिफरेंट होने के कारण, यानी कि सभी व्यक्तियों की अलग अलग पैटर्न होने के कारण हमें व्यक्ति की लगभग 100% सटीकता तक पहचान करने में ये मदद करता है। लेकिन इस सब के बावजूद इन सभी टेस्टों की, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, डीएनए बारकोड आदि, इन सब की एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्यों है? सबसे पहले इन सभी टेस्टों पर साइंटिफिकली रूप से, एथिकली रूप से, लीगली रूप से ऑब्जेक्शन उठाए जाते हैं। क्या इन सभी टेस्टों की जो रिलायबिलिटी है, वैधता, विश्वसनीयता, क्या वो 100% है?
क्या इनको सही रूप से सही माना जा सकता है? क्योंकि कई बार देखा गया है अलग अलग सर्कमस्टांसिस में, व्यक्ति की अलग अलग मनोदशा में कई बार हमारे जो टेस्ट का जो रिजल्ट है वो डिफरेंट आ जाता है, और इससे इसकी जो रिलायबिलिटी पर क्वेश्चन उठाए जाते हैं। इसकी साइंटिफिकली टेक्निक पर क्या इसको पूर्ण रूप से रैंडमली यदि इसको हम अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के उसके साइंटिफिक तरीके से यदि हम कोई टेस्ट करते हैं तो क्या वो सभी केसेस में, सभी सैंपल्स में 100% एक्यूरेट आता है? क्या उसकी जो रिलायबिलिटी है वो 100% है? इसको लेकर के भी इस पर सवाल या इसके ऑब्जेक्शन किए जाते हैं। दूसरा, एथिकली मीन्स एक नैतिक रूप से क्या ये सब टेस्ट एक नैतिक रूप से सही है? क्या किसी व्यक्ति को मजबूर करके उसके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करने के लिए उसे मजबूर किया जा सकता है? क्योंकि जैसे हमारा संविधान भी कहता है कि किसी भी व्यक्ति को मजबूर करके उसके अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो लीगली पॉइंट है वो कानूनी रूप से भी इस पर कुछ सवाल जवाब उठाए जाते हैं। इसका ऑब्जेक्शन किया जाता है, कानूनी रूप से भी इसको हम सही नहीं मानते, क्योंकि इसमें जो किसी भी कारणवश से यदि किसी टेस्ट की कोई रिपोर्ट वो 100% एक्यूरेट नहीं आती है तो उसे बहुत बड़ा कानूनी रूप से कोई मिस्टेक, कोई गलती हो सकती है, किसी गलत आदमी को सजा मिल सकती है। इसलिए इस पर क्वेश्चन उठाए जाते हैं, उसको ऑब्जेक्शन किया जाता है। इसके अलावा इसके हेल्थ पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं। हेल्थ पर, शरीर पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ने के कारण हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिज्म, चयापचय प्रक्रिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है और बहुत हद तक व्यक्ति को कई बार कोमा में जा सकता है, उसकी मृत्यु तक हो सकती है। इन सब लिमिटेशन के कारण इन सभी टेस्टों को हम केवल व्यक्ति की लीगल कंसेंट के बाद ही उस व्यक्ति पर एडमिट कर सकते हैं, यानी उस व्यक्ति पर यह टेस्ट हम कर सकते हैं। तो ये सब इसकी हैं लिमिटेशन। तो ये था हमारा नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, डीएनए बारकोड, और आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।